चलो 19 में ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 19। मेमोरेंडम का पीरियड क्या है? चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक हम लोग का 90,000 दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। 70,000। यही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेज दिया हुआ। परचेज दिया हुआ 4 लाख। फिर नीचे मेमोरेंडम में जाके परचेज लिखेंगे। 6 लाख। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखेंगे। और फिर नीचे भी सेल दिया हुआ।
अब नीचे ट्रेडिंग अकाउंट पहले बंद कर दो। 1,80,000। अब देखो यहाँ पर हम वर्किंग चालू कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 2019, जीपी बाई सेल इंटू 100। तो हम लोग का जीपी है 1,80,000। सेल दिया हुआ 6 लाख इंटू 100, 30%। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब बिना हम परचेज निकाले, अगर हम परचेज निकालेंगे तभी पता चलेगा कि 20% कितना बढ़ा। अच्छा, तो हम एक सौ काम करते हैं, मान लेते हैं लेट, ऐसा मान लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन 2019 इज रुपीज 100। हम मान लेते हैं कि 2019 में सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपया था पर यूनिट। तो इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस पिछले साल 100 रुपया था, और पिछले साल जब हम गुड्स बेचते थे तो सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट अर्न करते थे। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 70 रुपया। समझ में आएगा? मैंने पिछले साल जो हम सामान खरीदते थे उसका कॉस्ट प्राइस 70 रुपया। तो अब बताओ, अगर हम ये जानना चाहें कि कॉस्ट प्राइस इन 2020 कितना होगा, तो तुम बोले कि पिछले साल के मुकाबले में मेरा कॉस्ट प्राइस 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमको 20% निकाल के उसमें ऐड करना होगा। तो इसका मतलब हो गया 84 रुपीज। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 84 रुपीज। मेरा कॉस्ट प्राइस 84 रुपीज। दूसरा वाला लाइन क्या बोला है? हम्म, और सवाल में बोला है कि तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है पिछला साल में जितना था उससे 10% इस बार सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस
इन 2020। तो बोलो पिछले साल कितना था, इस साल कितना परसेंट से बढ़ा है। तो इस साल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 110 रुपये। हो गया। हो गया। अच्छा अब इधर आ जाओ यहाँ पर। हम 8,80,000 का गुड्स बेचे हैं। तो हम गुड्स कहाँ से बेचेंगे, या तो ओपनिंग स्टॉक में से निकाल के बेचेंगे, अब वो खत्म हो जाएगा तो हम परचेज में से निकाल के बेचेंगे, ये ना तरीका होगा। तो लेकिन इंसान पहले ओपनिंग स्टॉक बेचेगा, अब वो खत्म हो जाएगा तो इतना तो जरूर हमको समझ में आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक वाला सारा गुड्स हम बेच दिए होंगे और बाकी गुड्स हम परचेज में से निकाल के बेचे होंगे। तो तुम बताओ ये 70,000 क्या है, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है। इसको मतलब किसी भी कमोडिटी का या किसी भी गुड्स का वैल्यू कैसे निकलता है, जितना हम केजी खरीदे हैं और जो उसका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। अगर हम 10 केजी आलू खरीदे हैं और 1 केजी आलू का दाम अगर 5 रुपया है, तो हम 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 रुपया मेरा 10 किलो आलू का दाम आ गया। तो इसको मतलब 70,000 क्या है, जो भी हम गुड्स खरीदे हैं हमको पता नहीं कितना पीस खरीदे हैं या कितना यूनिट खरीदे हैं या कितना केजी खरीदे हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन उसका रेट से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 70,000 आया। तो हमको तो मालूम है ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। इसका मतलब ये गुड्स पिछले साल का खरीदा हुआ था। अब तुमको मालूम होना चाहिए पिछले साल का एक यूनिट का रेट था 70 रुपया। तो तुम बताओ एक यूनिट का रेट है 70 रुपया, हम पूरे वैल्यू को रेट पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्वांटिटी पता चल जाएगा। और उसी क्वांटिटी को आज बेच रहे हैं तो आज का सेलिंग प्राइस 100 रुपया नहीं, आज का सेलिंग प्राइस 110 है। तो हम इसको 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम कितना में बेचे हैं। 1,10,000 मतलब 70,000 का गुड्स हम 1,10,000 में बेचे हैं। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 40,000 का क्या प्रॉफिट है, तो डेबिट में आओ। हम बेचे हैं 1,10,000 में और गुड्स कितना का था 70, तो हम लोग को 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों मिला के हम लोग का मैंने ओपनिंग स्टॉक वाला भी गुड्स बेचे होंगे, अब परचेज वाला भी गुड्स बेचे होंगे, दोनों मिला के 8,80,000 है। तो 8,80,000 में से 1,10,000 ओपनिंग स्टॉक वाला गुड्स बेचे हैं, तो बाकी जो स्टॉक बच गया वो परचेज में से हम बेचे होंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कैसे, 8,80,000 में से अगर हम 1,10,000 माइनस कर दें तो 7,70,000 हम लोग का परचेज से पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम परचेज वाला भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये देखो कैसे निकलेगा, इसका भी हमको परसेंटेज ऑफ जीपी निकालना होगा। ये देखो निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाई में सेल इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रिवाइज सेलिंग प्राइस माइनस रिवाइज कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई रिवाइज सेलिंग प्राइस इंटू 100। रिवाइज सेलिंग प्राइस का मतलब पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपया था, अभी सेलिंग प्राइस 110 हो गया, तो इसी को बोलते हैं रिवाइज सेलिंग प्राइस। पहले मेरा कॉस्ट प्राइस था 70 रुपया, अभी मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 84, इसको बोलते हैं रिवाइज कॉस्ट प्राइस। और डिवाइडेड बाई रिवाइज सेलिंग प्राइस, हम लोग का रिवाइज सेलिंग प्राइस 110 है,
इंटू 100। हाँ तो ये लिखो 23.6364%। 23.6364%। तो यहाँ पर लिखो तुम्हारा परचेज वाला सेल कितना था, और इसका हम निकाल देंगे 23.6364%। 7,70,000 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया मालूम है? तुम्हारा करोड़ में आया होगा, तुम लिख लो करोड़। इसमें से इसको माइनस कर दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन स्टॉक। एज ऑन, जिस डेट पर आग लगा। पहले हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, 12,000। लेस सेलवेज। लेस सेलवेज। सेलवेज कितना है? लॉस ऑन स्टॉक। चलो क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में ट्रेडिंग अकाउंट का डेट क्या होगा? इसमें दो लाइन टानना, एक लाइन मन टानना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड फ्रॉम एक एक 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020। इसमें तीन लाइन टानना। इसमें लिखना होगा नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। चलो स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक देखो सबसे पहले दिया हुआ। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 73,500। बाई क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर आप लिखो नॉर्मल और ब्रैकेट में अमाउंट लिख लो 79,600। और इसके नीचे लिखो एबनॉर्मल और थोड़ा सा इंतजार करो। परचेज। परचेज 3,98,000। सेल
4,87,000। फिर परचेज यहाँ आना होगा। यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक लिख दो। लेकिन अभी हमको पूरा पता नहीं है कि हम नॉर्मल में क्या लिखें, अब नॉर्मल में क्या लिखें और टोटल में क्या लिखें। टू परचेज नॉर्मल में लिखो, डैश, और टोटल में भी लिख दो। नॉर्मल का मतलब होता है ऐसा गुड जिसका प्राइस ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता। नॉर्मल में हम लोग नॉर्मल कॉलम में वही अमाउंट लिखेंगे जिस गुड्स का प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं होता। दुकान में कभी कभी हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कुछ ऐसा गुड्स है जिसका प्राइस हर एक सप्ताह में अप डाउन होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसा प्राइस है जिसका मैंने कुछ ऐसा गुड्स है जिसका प्राइस बहुत जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट नहीं होता, बहुत ज्यादा समय के बाद फ्लैक्चुएट होता है। तो जिसका प्राइस बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट नहीं होता उसको नॉर्मल कॉलम में लिखेंगे, और जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट होता है बहुत अप डाउन तो उसको अब नॉर्मल में लिखेंगे। तो प्रॉब्लम है कि सर ऐसा क्यों करते हैं। इस नॉर्मल गुड्स का तो प्राइस ज्यादा फ्लैक्चुएट होता नहीं है, तो मेरा परचेज प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सब कुछ तय है। हम क्या रेट में खरीदते हैं, क्या रेट में बेचते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी कितना होगा हमको पता है। लेकिन अब नॉर्मल गुड्स का जो परचेज प्राइस है, मान लो हम 10 रुपये करके खरीदे और हम सारा स्टॉक नहीं बेच पाए, कुछ स्टॉक हमारे पास बच गया। अगले दिन भाई जब कोई भी सेलर जब उसका स्टॉक कम होने लगता है तो फिर वो मार्केट से स्टॉक लाके गोडाउन में रख देता है, ताकि कम हो जाएगा तो फिर निकाल के बेच देंगे। तो मान लो दूसरा दिन हम मार्केट में गए खरीदने के लिए, तो मार्केट में उसी गुड्स का प्राइस 5 रुपये हो चुका था या 6 रुपये हो चुका था। तब हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पहले का परचेज वाला स्टॉक बच गया उसमें तो 100% अब हमको लॉस होने वाला है। आज जो आज हम खरीद के 5 रुपए करके ले जा रहे हैं फिर उसमें अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे। तो कोई ऐसा गुड जिसका प्राइस बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो एक्चुअली हम जानना चाहते हैं उस गुड्स में अगर मेरा लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है। ऐसा गुड्स जिसमें फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, जिसको हम अलग कॉलम में बना के रखें, तो उसमें जितना प्रॉफिट है वो तो होगा ही आज या कल, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए हम नॉर्मल अब नॉर्मल को अलग अलग कर देते हैं, ताकि हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकें कि जिस गुड्स का प्राइस अप एंड डाउन हो रहा उसमें एक्चुअली अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो। अगर सारे गुड्स को हम एक साथ मर्ज करके अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या मेमोरेंडम बनाएंगे, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमको किस गुड्स के कारण लॉस हो रहा है, किस गुड्स के कारण प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। तो परचेज जो दिया हुआ था उसको हम नॉर्मल में भी लिख दिए, अब नॉर्मल में भी लिख दिए। सेल, ये जो सेल दिया हुआ, यहाँ याद रखना मेमोरेंडम का जो सेल है इसको हमेशा टोटल कॉलम में ही लिखना होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, टोटल कॉलम में ही लिखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद वाला लाइन देखो क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं। इन वैल्यूइंग द स्टॉक, ये आपको समझने वाला लाइन आ गया। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट, एक्चुअली हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। 31 दिसंबर 2019, जब 31 दिसंबर 2019 को हम अपने स्टॉक का जब वैल्यूएशन कर रहे थे, तो 2300 had been written off certain stock which was poor selling line and having cost रुपीज 6,900। एक ऐसा गुड्स था जिसका कॉस्ट प्राइस था 6,900, हम उसको खरीदे थे 6,900 में, लेकिन मार्केट में इतना फ्लैक्चुएशन हो रहा था कि इस गुड्स का प्राइस 2,300 से घट गया था। इसका मतलब हम खरीदे थे, हम परचेज किए थे 6,900, और इसका प्राइस रिटर्न अप हो गया था।
इसका प्राइस रिटर्न ऑफ हो गया था। इसका प्राइस कितना से रिटर्न ऑफ हो गया था? 2300 से रिटर्न ऑफ हो गया था। तो इसका प्राइस 2300 से रिटर्न ऑफ हो गया था। तो इसका मतलब इसका प्राइस आज के डेट में कितना था? 4600। अब बताओ, जब हम 31/12/2019 को हम अपना बिजनेस के स्टॉक का जब वैल्यूएशन किए होंगे, खास करके इस स्टॉक को लेकर, तो इसका कॉस्ट प्राइस 6900 है, जबकि इसका मार्केट प्राइस है 4600। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर कौन है? 4600। इसका मतलब हम अपने क्लोजिंग स्टॉक के साथ पर्टिकुलर ये गुड्स हम 6900 रखे होंगे कि 4600? 4600। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4600 को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि ये 4600 79,600 में ऐड है। और हम अपने आप को झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि ये मेरा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है। नॉर्मल कहाँ? ये जो गुड्स है इसका प्राइस तो अप डाउन हो रहा है, ये नॉर्मल कहाँ है? तो इसीलिए इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद जो तुम्हारा गुड्स बच जाएगा वो सारा नॉर्मल है। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये मेरा आएगा 75,000। कितना आएगा? 75,000। और हम अलग से जब लिखेंगे, ये जो एबनॉर्मल में जब लिखेंगे तो 6,900 लिखेंगे। हम अलग से जब लिखेंगे तो 6,900 लिखेंगे। बहुत सारा बच्चा बोले सर अब अलग का है 6,900 लिखिएगा, आप अलग 4,600 लिखिए, तो उससे अच्छा वहीं रहने देते, काय अलग कर रहे हो? तो जब 4,000 हम हटा भी रहे हैं 4,600 और लिख भी रहे हैं अलग 4,600, तो उससे अच्छा उसी में रहने देते, क्या जरूरत है झमेला मोलने का? अच्छा, दूसरा बात, अगर हम 4,600 हटा रहे हैं, अलग अगर हम 4,600 लिखें, मान लो सपोज, और उस गुड्स को अगर हम 4,700 में बेच देते तो हमको लगता है कि 100 का प्रॉफिट, जबकि ऐसा नहीं है। वो गुड्स हमारा 4,600 का नहीं था कि तुम 4,700 में बेच दिए तो 100 का प्रॉफिट हुआ। वो गुड्स हमारा कितना का था? 6,900। तो फिर गलत हो रहा कि नहीं हो रहा? गलत। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम अलग जब लिखेंगे तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है जितना में हम खरीदे थे वो प्राइस लिखेंगे, ताकि हम समझ पाए कि इस गुड्स को बेचने में रियली हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ये दोनों को जोड़ के हम बाहर कर देंगे। हाँ, 81,900। अब यहाँ पर भी आके लिख दो। 75,000, 6,900 और 81,900, ही देख लो, 81,900। अब देखो आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे तुम देखो क्या बोला है। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड, ये जो गुड्स है जिसके बारे में अभी हम बहस कर रहे हैं, इसका कुछ पोर्शन, कुछ पोर्शन का मतलब होता पूरा नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा सा हम बेचें। कितना बेचें वहां बोल भी देगा। हाँ, उसको हम बेचे हैं, जिस गुड्स को हम बेचे, जिस पोर्शन गुड्स को बेचे उसका कॉस्ट प्राइस था 3,450। लेकिन अगर हम 3,450 वाला गुड्स अगर हम बेचें, 3,450 में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और 3,450 से ज्यादा दाम में बेचते तो हमको प्रॉफिट होता। लेकिन हम बेचे तो हमको 250 का लॉस हुआ, इसका मतलब हम 3200 में बेचे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3200 लिख देंगे। यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि हम अब नॉर्मल गुड्स को बेचे हैं, इसलिए हमको 3200 का लॉस हुआ। तो नॉर्मल अब नॉर्मल मिला के टोटल है, तो टोटल में से अब नॉर्मल हटा देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। कितना बताओ? और हम यहाँ लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बताओ?
ये देखो 250 का लॉस। ये देखो। इसका मतलब तुम पूरा गुड्स अभी भी बेच नहीं पाए हो। अभी तुम्हारा गुड्स बचा हुआ है 6,900 में से 3,450 का ही तो गुड्स बेचे हो। इसका मतलब बाकी गुड्स अभी भी क्या है, बचा हुआ। कितना बचा हुआ? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक कितना? ये देखो 3,450। पहले ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो। इसको माइनस कर दो। वो वाला पढ़ो। ना ये वाला। हाँ स्केल। देखो थोड़ा सा। कितना है? यहाँ लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? इसका मतलब जो नॉर्मल गुड्स है उसको तुम बेच कर 20% कमा रहे हो। तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स का सेल तुम्हारा कितना है देख लो। हाँ तो 2,28,000 के ऊपर। 2,28,000 के ऊपर कितना? 20%। 45,000। तो यहाँ लिखो 45,600। यहाँ भी लिख दो 45,600 बस। अब बैलेंस कर दो। अब इसका बैलेंस कर लो। डेबिट साइड में जोड़ोगे। 2 लाख। 2,82,600। कितना है? ठीक है। हाँ। क्या?
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बोलो कितना आएगा। हाँ। सेल्वेज। नेट क्लेम निकाल लो। नेट क्लेम। नेट क्लेम का फॉर्मूला मालूम है ना। क्या। तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू देखो कितना है किताब में। लेकिन तुम्हारा लॉस ऑन स्टॉक कितना है। हाँ तो बोले थे ना, अगर लॉस ऑन स्टॉक का अमाउंट पॉलिसी वैल्यू से कम है, हाँ तो तुम आराम से नेट मैंने नेट क्लेम निकालोगे, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ निकालना होगा आपको। 50,000 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑन स्टॉक। देख लो कितना है। कितना आ रहा है देखो। हम्म। ऐसे तुम चाहो तो ये सब निकाल सकते हो, बना सकते हो, जैसे 22। तुम होमवर्क ले लो। 22, 25, 26, 27, 28। 4 सम्स।